हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं यूजीसी कोड 55 के पीवाईक्यू 2014 से 2025 के। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर देख लो। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है लेबर लॉ एमसीक्यू, उसमें आपको हर टॉपिक के एमसीक्यूज मिल जाएंगे जहाँ से आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। एंड वन थिंग मोर, ये लेक्चर बहुत यूजफुल रहेगा आरआरबी स्टाफ वेलफेयर के लिए। एपीएफसी का नोटिफिकेशन आ गया उसके लिए, एएलसी का आने वाला है उसके लिए भी यूजफुल रहेगा। तो अब देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। हमारा आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडी वाज एस्टैब्लिश्ड। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज की स्थापना किस साल हुई थी, किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन है 1919 में, 1926 में, 1950 में और 1960 में। तो इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडी था, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1960 में। ठीक है। आपको मुझे बताना है 1919 में किसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और ये लेक्चर मैं बायलिंगुअल इसलिए लेके आई हूँ इस बार क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री द ट्रेड यूनियन मूवमेंट बिगेन विद इंडस्ट्रियल यूनियन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में औद्योगिक संघों के साथ मजदूर संघ आंदोलन शुरू हुआ था। मतलब जब इंडस्ट्रियल यूनियन चल रहे थे, इंडस्ट्रियल यूनियन के मूवमेंट चल रहे थे। ठीक है। इंडस्ट्रियल यूनियन के मूवमेंट चल रहे थे तो ट्रेड यूनियन भी स्टार्ट हुआ था। तो वो किसने किया था। ठीक है। मतलब औद्योगिक संघ तो चल ही रहे थे, उसके साथ मजदूर संघ भी हुआ था शुरू। तो वो किसने किया था। ऑप्शन, ग्रेट ब्रिटेन ने, यूएसए ने, भारत ने या कनाडा ने। तो ये किया था भारत ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और आपको मुझे इसका ईयर मेंशन करना है। ठीक है। आपको ईयर मेंशन करना है इसका। देखो कमेंट में अगर आप जवाब दोगे तो आपकी ही रिवीजन होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट डील विद अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर। कारखाना अधिनियम के किस सेक्शन का संबंध कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति से है। ऑप्शन ए 45, 49, 51 या 55। ठीक है। आपको मुझे इसमें दो क्वेश्चन बताने हैं। एक तो इसका आंसर बताना है और ये बताना है कि वेलफेयर ऑफिसर कब अपॉइंट होता है, मतलब कितने एम्प्लॉयज पे अपॉइंट होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 49, 49। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं। ठीक है। यूजीसी के, मेरी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। हु फॉर्म द बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन किसने बनाया था। ठीक है। किसने उसकी स्थापना की थी। सोरावजी सप्रूजी बंगाली ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, एनएम लोखंडे ने किया था या वीवी गिरी ने किया था। तो ये किया था हमारा एनएम लोखंडे ने। अब आपको बताना है बॉम्बे बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन किस ईयर में हुआ था। ठीक है। ईयर मेंशन करना है आपको। और आपको ये बताना है कि बाल गंगाधर तिलक को एक इम्प्रिजनमेंट हुई थी 6 साल की। ठीक है। तो वो कब हुई थी और किस केस क्यों हुई थी, आपको ये सारा बताना है। ये सारा ट्रेड यूनियन का पार्ट है। अगर आपको नहीं आता तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, फिर इसका मैं एक प्रॉपर लेक्चर लाऊंगी। ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एडवोकेट द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री टायर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ आईआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है। अब हिंदी में मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। औद्योगिक संबंध के त्रिस्तरीय संस्थानिक संरचना की अवधारणा किसकी देन है। जॉन टी डनलप, एलन फ्लैंडर्स, कोचन कर्टन मैकरसन या रॉय एडम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोचन कार्ट्स एंड मैकर्जी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रस्टी अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन वाज एडवोकेटेड बाय, औद्योगिक संबंध के प्रति न्यासिता उपागम का पक्ष पोषक निम्नलिखित में से कौन था? ये कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में ट्रस्टीशिप अप्रोच थी ना, वो किसने दी है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया? भारत में औद्योगिक विवाद का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल कमीशन करता है, वेज बोर्ड करता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या स्टैंडिंग लेबर कमेटी? ऑप्शन देखो सारे एक से मिले हुए हैं, जब तक आप ये चारों के बारे में आपको पता नहीं होगा आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है आईडी एक्ट में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का सेक्शन कौन सा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। मैं आपको करवाती हूँ। इसमें ए साइड दिए हुए हैं, मतलब कौन कौन से अधिनियम है, कौन कौन से एक्ट हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ दिए हुए प्रोविजन। तो हमें एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजन मैच करने हैं। ट्रेड यूनियन क्या करता है? रिट्रेंच करता है और प्रोटेक्ट करता है वर्कमैन को। कलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल फॉर्म करता है, रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन करता है या डिसिप्लिनरी कोड करता है। तो आपको ये मिलाना है। तो देखो ट्रेड यूनियन क्या करता है? ट्रेड यूनियन करता है कलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म, ठीक है। ए का हो गया दूसरा, ए का क्या हुआ? दूसरा, ठीक है। कोड ऑफ डिसिप्लिन में कहा गया है कि यूनियन का रिकॉग्निशन बताया जाता है, तो बी का हो गया तीसरा। अब आप ऑप्शन देखो, ए का दूसरा, बी का तीसरा। तो ए का दूसरा और बी का तीसरा पहले ऑप्शन में ही है, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या मैंने सही बताया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। चलो अब हम देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो ये क्या किया है इन्होंने, ये इन्होंने पूरी डेफिनेशन लिख दी है और पूछा है कि इसमें से ट्रेड यूनियन के बारे में कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो अब जिसने बेयर अप से ट्रेड यूनियन पढ़ा होगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रेड यूनियन में नहीं आता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ ए कंटिन्यूस एसोसिएशन ऑफ वेजेस अर्नर फॉर मेंटेनिंग इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ देयर वर्किंग लिविंग। ये कह रहा है कि यह मजदूरी कमाने वाले लोगों का सतत संघ है जो उनकी कार्य स्थिति को ठीक रखने तथा बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करता है। तो ये बिल्कुल सही है ट्रेड यूनियन के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, इट इज़ ए सोसाइटी ऑफ इंडिविजुअल इन वन और मोर प्रोफेशन। देखो यहाँ पे देखो इसने लिखा है सोसाइटी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रेड यूनियन सोसाइटी ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। और इसने हमसे पूछा है कि नॉट ए करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग हम ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये कर्मकारों तथा नियोक्ताओं और नियोक्ता तथा नियोक्ता के बीच के संबंध को विनिमय करने के उद्देश्य से गठित गठबंधन है, तो ये बिल्कुल सही है। इट इज एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्परेरी और परमानेंट, ठीक है। टेम्परेरी और परमानेंट का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। ये ऑप्शन भी सही है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द एम्प्लॉय कंपनसेशन इज नॉट करेक्ट। अब देखो ध्यान से देखना है आपको कि करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है। इसमें भी ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा आंसर क्या होगा। दिस एक्ट हैज़ ए लिंक विद द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। क्या इस एक्ट का वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट से लिंक है? हाँ है, इसका संबंध है। इसका संबंध है कर्मकार प्रति अधिनियम से, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। And this act is the outcome of the amendment that was made to the Workmen Compensation Act. इस एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, ये उसका आउटकम है, तो हाँ ये है। दिस एक्ट डज नॉट हैव एनी प्रोविजन रिलेटिंग टू टेम्परेरी डिसेबलमेंट ऑफ वर्कमैन। अब ये कह रहा है कि इस एक्ट में
जो अस्थायी अक्षमता होती है वो उससे संबंधित नहीं होती। ये तो गलत है, इसमें टेम्परेरी डिसेबलमेंट आती है ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। तो हमसे गलत ही पूछा ना कि नॉट करेक्ट, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब चलो आप आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज नॉट ए राइट ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनियन। रिकॉग्नाइज यूनियन का कौन सा इनमें से ऑप्शन में राइट नहीं है? तो ये कह रहा है कि मान्यता प्राप्त संघ का कौन सा अधिकार नहीं है? चेकऑफ का अधिकार, ये राइट ऑफ चेकऑफ है। टू यूज नोटिस बोर्ड ऑन द प्रीमिसेस ऑन द ऑफ द अंडरटेकिंग, प्रतिष्ठान के परिसर में नोटिस बोर्ड का उपयोग करना, मतलब नोटिस बोर्ड लगाना, तो ये भी करेक्ट है हमारा। अब ये गलत पूछ रहा है ना, तो टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन ऑफ डोमेस्टिक इंक्वायरी, अगर कोई डोमेस्टिक इंक्वायरी होती है तो यूनियन के बिहाफ पर जा सकते हैं, हाँ या जा सकते हैं। इंस्पेक्टिंग द अंडरटेकिंग, इंस्पेक्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमसे नॉट ए राइट पूछा है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट 1988 प्रोवाइड फॉर एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट टू शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग मिनिमम ऑफ। ये कह रहा है कि प्रसूति प्रसुविधा संशोधन अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रसूति प्रसुविधाओं को कितने न्यूनतम कर्मचारी दुकानों और प्रतिष्ठान में लागू किए जाने का प्राविधान है। मतलब इस एक्ट में कितने लोग आते हैं? 7, 8, 10, 20। तो इसमें आते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी 10। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको दिख गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर टू बी ए लीगल स्टेटस फॉर ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ये कह रहा है कि इनमें से रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का लीगल स्टेटस कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगी कमेंट में। अंडर द मिनिमम वेज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि मिनिमम वेज के अंतर्गत इनमें से कौन सा है जिसे अपॉइंट नहीं किया जाता ऑफिशियल गजट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अराइजिंग आउट पेमेंट ऑफ लेस देन मिनिमम ऑफ रेट ऑफ वेजेस, एनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, और देखो क्वेश्चन डीपली भी पूछे गए हैं, और ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है। 2013 में ऐसे पूछे गए तो अब तो लेवल और भी हाई होगा ना। तो आप ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिवाइज करना, और इसकी पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, तो चलो अब ये देखते हैं इसका क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर? नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज फंक्शन एज ए लेबर कमिश्नर फॉर एनी रीजन। वो कह रहा है कि नियुक्त नहीं किया जाता, लेकिन इसको तो नियुक्त किया जाता है ना, लेबर कमिश्नर को इसे भी नियुक्त किया जाता है और इसे भी किया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में लेबर कमिश्नर से नीचे की नहीं होनी चाहिए, तो इसे भी नियुक्त किया जाता है। एनी ऑफिसर नॉट लेस देन द रैंक ऑफ डीएम, इसे अपॉइंट नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने ऑप्शंस की यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, तो आप ये आपको देखना है। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव। एक तरफ तो इन्होंने एक्ट दे दिए, दूसरी तरफ इन्होंने ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं। ऑब्जेक्टिव आपको जब भी याद होंगे जब आपने बेरक पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलो मिनिमम वेज एक्ट क्या कहता है? न्यूनतम मजदूरी क्या कहता है? न्यूनतम मजदूरी कहता है कि कर्मचारी को कानूनी रूप से श्रमिक प्रावधान का सामाजिक और न्याय उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये मिनिमम न्यूनतम वेज कहता है इसका। तो ए का हमारा कौन सा हो गया? ए का हमारा हो गया सेकंड। ए का हमारा सेकंड किस में आ रहा है? बी में आ रहा है। ठीक है, तो ए को पहले ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो गया ये क्वेश्चन। पेमेंट ऑफ वेजेस क्या कहता है? पेमेंट ऑफ वेजेस कहता है बी का फर्स्ट, टू एंश्योर वेजेस पेबल आर डिस्ट्रॉयड विद प्रिस्क्राइब लिमिट। ठीक है, कि लिमिट में टाइम लिमिट में वेजेस मिल जाए, तो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया सेकंड वाला। ठीक है, इक्वल रिम्यूनरेशन क्या कहता है? इक्वल रिम्यूनरेशन क्या कहता है?
इक्वल रिम्यूनरेशन का ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें? सी का फोर्थ। रोजगार तथा पारिश्रमिक मामले के भेदभाव को रोकना, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है। और एक मिनट, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन कितने बड़े बड़े बनाए हुए हैं। Which of the following is true as per the provision of Industrial Dispute Act? No, an employer need not an issue any notice of charge in respect of fourth schedule. औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? इसमें ट्रू पूछा है, अब गलत नहीं पूछा, सही पूछा है। ये कह रहा है कि इस अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के संबंध में कोई भी नियोक्ता नोटिस ऑफ चेंज जारी नहीं कर सकता। किस मामले में नहीं कर सकता? तो इसका आंसर आपको बताना है। Where the change is effective in pursuance of any settlement, जहाँ किसी निपटारे के अनुसरण में परिवर्तन लागू हो। In respect of any matter specified in schedule affecting workmen, कर्मकार को प्रभावित करने वाले अधिनियम के दिए गए मामलों के संदर्भ में हो। In respect of condition service applicable to any workman, किसी कर्मकार पर लागू होने वाली सेवा शर्तों के संबंध में, उपयुक्त में से किसी में से नहीं। किस में जारी नहीं करेगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पर कोई चेंज अफेक्ट करेगा ना तो वहाँ पे ये नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा है, क्वेश्चंस का लेवल देखो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ आईडी इन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग एक्ट प्रोवाइड फॉर पेमेंट फॉर सब्सटीट्यूशन अलाउंस बाय एम्प्लॉयर टू सस्पेंड एम्प्लॉय पेंडिंग इंक्वायरी अगेंस्ट हिम। जब किसी भी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी चलती है पेंडिंग होती है, तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग, किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग उसको सब्सटीट्यूशन अलाउंस दिया जाता है। देखो इन्होंने ईयर चेंज कर दिया है, 1956, 63, 82, 81 दिया तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग एक्ट में ही है, लेकिन अमेंडमेंट पूछ रहा है ये कि किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो ये दिया जाता है 1963 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वर्कर देयर इज नो प्रोविजन फॉर वेलफेयर फंड, इनमें से किस ऑप्शन में वेलफेयर फंड नहीं बनाया जाता? बीड़ी बनाने वाले में नहीं बनाया जाता, या जो मीका माइंस में काम कर रहे हैं उनमें नहीं बनाया जाता, सिनेमा कर्मकार में नहीं बनाया जाता, या प्रिंटिंग इंडस्ट्री में नहीं बनाया जाता। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में नहीं बनाया जाता वेलफेयर का, ठीक है। तो आप अगर कभी ये क्वेश्चन है कि किस किस के लिए बनाया जाता है, तो आप ये ऑप्शन याद रख सकते हो, बीड़ी वर्कर, मीका माइंस और सिनेमा वर्कर्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये देखो, ठीक है। अंडर विच सेगमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेबर पॉलिसी इज डेजिग्नेटेड, लेबर पॉलिसी इनमें से किस किस ऑप्शन में बनाई गई है? क्या है कि किस भारतीय संविधान के किस भाग में श्रम नीति की व्याख्या की गई है, अभिकल्पित की गई है? प्रियम्बल में की गई है, फंडामेंटल राइट्स में की गई है, डीपीएसपी में की गई है, या फंडामेंटल ड्यूटी में की गई है? तो आपको बताना है इसका आंसर। ये की गई है प्रियम्बल से की गई है और डीपीएसपी से की गई है। अब आपको ये बताना है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, ठीक है। चलो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और सी में लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब ये आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कन्वर्जन ऑफ द नॉमिनल वेजेज इनटू रियल वेजेज इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस, नकदी मजदूरी को वास्तविक मजदूरी में बदलने के लिए कौन से इंडेक्स का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन नंबर डी। चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर तो मैंने डालेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूं। देखो इसमें ये पूछा गया है कि द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर द कोड ऑफ डिसिप्लिन के अंतर्गत मतलब अनुशासन संहिता के तहत ट्रेड यूनियन को मान्यता प्रदान करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर जरूरी हैं? तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करना। मैंने आपको टोटल 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, एक ये वाला दिया और ये वाला दिया, आंसर मेंशन है। अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, मैं बता दूंगी, क्योंकि कुछ होमवर्क आपके लिए भी होना चाहिए। और मैं टफ क्वेश्चन इसलिए दे रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
आंसर मैंने आपको उसका नहीं दिखाया, आपको बताना है। इसमें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज टू बी पेड हु सफर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट फ्रॉम एन इंजरी अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। इसमें आपको ये दे रखा है कि ये कह रहा है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत शारीरिक क्षति से स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में किस कर्मचारी को भुगतान किए जाने वाले की कर्मचारी का मासिक वेतन 21,000 है और रिलेवेंट फैक्टर 216 रुपये 91 पैसे। तो आपको ये कैसे करना है, आपको ये पता है कि जो हमारी सैलरी होती है उसका 60% लेंगे पहले। तो हमारा 21,000 दिया, 21,000 का आप 60% निकालोगे, ठीक है। 21,000 का आपने 60% निकाला, ठीक है, 60% निकाला आपने 21,000 का। तो जो एक सेकेंड, 21,000 का 60% निकालोगे, फिर जो भी अमाउंट आएगा तो 216.91 से उसको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो आपका आंसर आएगा 27,33,066, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोनस कैलकुलेशन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आपको मैंने टोटल 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट में मेंशन कर देना। 18,000 सैलरी और 20% इसका वो है हाईएस्ट रेट, ठीक है। तो आपको इसका बोनस कैलकुलेट करना है। तो ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है और इसका थर्ड पार्ट मैं एज सुन एज पॉसिबल लेके आऊँगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। एग्ज़ाम आने ही वाला है और ये APFC के लिए भी, APFC का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है तो उसके लिए भी यूज़फुल है, RRB के लिए भी यूज़फुल है, ALC के लिए भी यूज़फुल है। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं, लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप ये नोट्स बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।